हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फाइंड करना सीखेंगे और फॉर्मेट साथ उसका देखेंगे कि क्या इसका फॉर्मेट होता है। फर्स्ट सेकेंड, इसमें हम लोग GAV यानी जो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मेट का फर्स्ट पॉइंट होता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आज हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से GAV फाइंड की जाती है। साथ साथ में उसमें कई तरह का टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहाँ पे आपको हर एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए जानते हैं सबसे पहले फॉर्मेट। आइए लिखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट है स्टूडेंट्स लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जो मकान किराया पर लगाया गया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट्स, और फटाफट आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे क्योंकि आज का हम लोग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए चलिए यहाँ पे लिखिए पार्टिकुलर्स, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है GAV। फर्स्ट में क्या होता है GAV, ग्रॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलिए दोनों तरह से लिख रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहेंगे GAV, ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। सेकेंड, इसमें हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, ठीक है। सेकेंड इसमें हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, लेस करिए यहाँ पे। फर्स्ट नंबर म्युनिसिपल, यहाँ पे लिखिए म्युनिसिपल टैक्स। देखिए यहाँ पे ये जो भी आगे लिखने वाले इस चीज को आप गौर करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, इसको आप घेरा लगा लेंगे, पेड बाय ऑनर, ठीक है। कभी कभी जिससे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर नहीं रहेगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे माइनस उसी अमाउंट को करेंगे जब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर होना चाहिए, ठीक है। यदि रेंटर रहेगा, यदि ऑनर नहीं रहेगा उस मकान का, यदि रेंटर रहता है तो नहीं लिया जाएगा। ऑनर यदि म्युनिसिपल टैक्स को पेड करता है तो वही अमाउंट को माइनस किया जाएगा। चलिए, और इसमें यदि हम लोग साथ में एक चीज और बात ऐड करेंगे, इसमें पेड बेसिस होना चाहिए। इसमें एक चीज ध्यान रखना है आप सभी को, पेड बेसिस होना चाहिए, ठीक है। पेड बेसिस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि यदि म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया, अभी करंट में पेड किया गया, तभी म्युनिसिपल टैक्स को माइनस किया जाएगा, और यदि पेड नहीं किया गया है तो नहीं माइनस किया जाएगा। जिस ईयर में म्युनिसिपल टैक्स पेड किया जाएगा उसी वर्ष में माइनस किया जाएगा, ठीक है। ये आप गौर करेंगे इस पर। ये अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे। एक यहाँ पे एक और माइनस होता है, आप सेकेंड आप देखेंगे, अनरियलाइज रेंट, ठीक है, अनरियलाइज रेंट।
ये ध्यान रखना है आप सभी को कि अनरियलाइज रेंट आप माइनस तो करेंगे, लेकिन अनरियलाइज रेंट तभी आप माइनस करेंगे जब कंडीशन आर सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए कंडीशंस ऑफ रूल फॉर आर ठीक है, कंडीशन ऑफ रूल फॉर आर सेटिस्फाइड। देखिए अनरियलाइज रेंट तभी आपको माइनस करनी है। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना? अनरियलाइज रेंट तभी माइनस करनी है जब कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। जब आपका कंडीशन 4 सेटिस्फाइड होगा तभी माइनस करनी है अनरियलाइज रेंट। और ये माइनस करने के बाद ये हम लोग का आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये 4 कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, 4 कंडीशन क्या है आप लोग हमारे पिछले क्लास में आप देखेंगे तो मैंने 4 कंडीशन के बारे में बताया है। जैसे कि आपका 4 कंडीशन में क्या क्या बताया गया है कि जो यदि आप अनरियलाइज रेंट रिकवर नहीं कर पाए हैं, यदि रियल में यदि अनरियलाइज रेंट हुआ है, आप रेंटर से इनकम रिसीव नहीं कर पाए हैं, तो इसमें 4 कंडीशन का मतलब हो गया कि वो मकान यानी वो जो किराएदार आपके मकान में होना नहीं चाहिए। आपको पूरी कोशिश होनी चाहिए उस रेंट को रिकवर करने के लिए। क्या आपने ऐसा किया है या नहीं? आपने एक बोनाफाइड किया है या नहीं, मतलब आपने एक कानून के सामने दर्ज किया है या नहीं, पूरा प्रयास किया है या नहीं। चौथा हो जाएगा कि वो किराएदार आपके घर में होना नहीं चाहिए, मतलब आपके मकान से आपके मकान में होना नहीं चाहिए, या फिर आपको किसी भी मकान में वो किराएदार होना नहीं चाहिए। चाहे आप ये मकान का बात कर लो या फिर आपको कहीं और जगह पे मकान है तो वहाँ पर भी इस किराएदार का कोई आपसे सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये सब 3 से 4 कंडीशन है। यही कहता है कि यदि आपने पूरा कोशिश किया है फिर भी आप रेंट को वसूल नहीं कर पाते हैं, तब आपको यहाँ माइनस करने के लिए अलॉटमेंट दिया जाएगा अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तभी आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। यही कहता है कि 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। चलिए मैंने कुछ बताया है, आप पिछले क्लास में भी देख सकते हैं जाकर। चलिए यहाँ पे आ जाने के बाद यानी नेट एनुअल वैल्यू निकल आने के बाद आप इसमें फिर माइनस करेंगे, डिडक्शन लेस करेंगे, डिडक्शन और अंडर सेक्शन 24 इसमें याद रखना है आप सभी को, डिडक्शन जो मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में वो किस अंडर सेक्शन के मिलेगा, तो 24 के अंतर्गत डिडक्शन प्रोवाइड होगा। फर्स्ट डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये कितना परसेंट मिलेगा, तो 30%। और किसका, ये ध्यान रखना है किस अमाउंट का, तो एन ए भी। अब एन ए भी किसको कहा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया, शॉर्ट में लिखते हैं एन ए भी, यानी नेट एनुअल वैल्यू को ही किया गया है नेट यहाँ पे शॉर्ट में लिखे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा ऑफ किसका, एन ए भी का मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू का। यानी जो अमाउंट यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट यहाँ पे है उस अमाउंट का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं पेज को।
आइए, ये अमाउंट फर्स्ट अमाउंट होगा, ठीक है। चलिए अब इसको डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। और सेकेंड क्या होगा, सेकेंड जो डिडक्शन है इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इंटरेस्ट आपने किया है, बोरोड किया है, कैपिटल किया है, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो लोन लिया है। क्या चीज किया है, आपने मकान के संबंध में लोन लिया है, ठीक है। और यदि आप लोन लेते हैं, ठीक है, यदि आप लोन लेते हैं तो जो लोन पर आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे आप गवर्नमेंट को, वह अमाउंट आपको डिडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इंटरेस्ट फॉर रिलेटेड पीरियड, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर रिलेटेड पीरियड, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला अमाउंट ये हो जाएगा, ये अमाउंट को यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो सेकेंड होगा इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक अमाउंट ये हो जाएगा। चलिए ये दो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन यानी बोरोड किया है, कैपिटल आप किया है, ठीक है। आपने लोन लिया है यानी कैपिटल लिया है, जिस पर आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, वह अमाउंट यानी वह इंटरेस्ट अमाउंट आपको एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट एग्जम्पशन क्या है कि इंटरेस्ट फॉर रिलेटेड पीरियड, यानी कि आप जिस प्रीवियस ईयर में जितना अमाउंट पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट, वो अमाउंट पूरा क्या होगा। आप इसको कभी हम जब फाइंड करने के लिए बताएंगे तो इसको आप कह सकते हैं पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का मतलब प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर का जो होगा, रिलेटेड पीरियड का होगा, वो अमाउंट आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड है कि इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। ये हम लोग जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो दो अमाउंट जो है आपको इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्शन 24 के अंतर्गत मिलेगी। तो दो अमाउंट यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये सभी अमाउंट यानी तीन अमाउंट यहाँ पे आप तीन अमाउंट कर सकते हैं। पहला हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV का। थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक हिंट और कर दूँ, ये जो 30% डिडक्शन किस संबंध में मिलता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि रिपेयर, जैसे मकान को रिपेयर आप करवाते हो या फिर वैकेंस हो जाता है, वैकेंसी, ठीक है। तो ये सब के संबंध में जो है आपको 30% गवर्नमेंट ने डिडक्शन देती है, ठीक है। तो चलिए इसका बात तो क्लियर हुआ। इंटरेस्ट आप देख लिए कि इंटरेस्ट रिलेटेड पीरियड रहेगा, रिलेटेड समय रहेगा, तो उस अमाउंट का आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा। और इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ये अमाउंट मिलेगा। इसको आप देखेंगे जब वहाँ पे हम बताएंगे तो इसको 5 इंस्टॉलमेंट करके दी जाती है। उसका हम परफेक्ट एक कैलकुलेशन होगा, एक अलग उसका क्लास होगा, वहाँ पे देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर आप जरूर हमें याद दिलाएंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स मेन टॉपिक है, दो ही टॉपिक है। पहला एक टॉपिक है GAV निकालना,
ठीक है। और सेकेंड जो टॉपिक है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। यदि आप 2 कैलकुलेशन सीखे तो आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए तो तीनों अमाउंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये हम लोग माइनस का पार्ट है ये, और इसको हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू में जो है यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। और ये जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा। चलिए अब हम लोग फर्स्ट यहाँ पे सीखते हैं क्या, GAV। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट हम लोग का जो यहाँ पे है निकालना GAV यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा भी जैसा कि बताया इंटरेस्ट। ठीक है, 2 कैलकुलेशन आप सीखिए तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है फुल कॉन्सेप्ट आपका मतलब क्लियर हो जाएगा और सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए पहला जानते हैं कि किस तरीके से GAV का रूल है। देखिए इसमें मुख्य रूप से लिखिए यहाँ पे पहला कैलकुलेशन ऑफ, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं GAV। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ GAV। इसमें 4 बिंदु है। ठीक है, फर्स्ट है बिंदु म्युनिसिपल वैल्यू, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंडिकेट करेंगे MV। ठीक है, और सेकेंड जो होगा म्युनिसिपल वैल्यू के बाद आ जाएगा फेयर रेंट आ जाएगा। ठीक है, FR कहेंगे। और थर्ड होगा स्टैंडर्ड रेंट, शॉर्ट में SR कहेंगे। और 4 आएगा एक्चुअल रेंट, AR शॉर्ट में कहेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 वैल्यू से आपका GAV फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा। फर्स्ट नंबर देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू, क्या लेंगे फर्स्ट में, स्टार्ट यहाँ पे अब करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में कंपेयर किया जाएगा। और दोनों में कंपेयर क्या होगा तो ग्रेटर, विच एवर इज हायर कर सकते हैं, या फिर अब शॉर्ट में हम लिख दे रहे ग्रेटर। ग्रेटर मतलब अधिक, जो दोनों में लार्ज होगा, बड़ा अमाउंट होगा, वो पहला निकल के आएगा। यहाँ पे निकल के आएगा फेयर रेंट 1। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में जो हायर वैल्यू होगा, ग्रेटर वैल्यू होगा, लार्ज अमाउंट होगा, उसको फेयर रेंट 1 कहेंगे। अब फिर अगला कंपेयर आ जाएगा, स्टार्ट होगा फेयर रेंट 1 और सेकेंड में क्या है देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है। फिर दोनों में कंपेयर स्टार्ट होगा। और अबर जो दोनों में होगा लोअर। ठीक है, दोनों में जो कंपेयर होगा लोअर। ठीक है, लोअर, तो ये क्या निकल के आएगा फिर, जब दोनों में जो वैल्यू लोअर होगा वो निकल के आएगा फेयर रेंट 2। ठीक है, क्या निकल के आएगा फेयर रेंट 2। अब थर्ड जो केस है फेयर रेंट 2 और एक्चुअल रेंट। ध्यान रखिएगा एक्चुअल रेंट का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, एक्चुअल रेंट। तो इसमें 3 कंडीशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। लो मैं 3 कंडीशन को यहाँ पे लिखता हूँ, एक पहला, एक दूसरा और एक यहाँ पे तीसरा।
तीन केस आ जाएगा। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो जाएगा किससे, फेयर रेंट टू से। ठीक है, एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा किससे, फेयर रेंट टू से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, GAB हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में है कि यदि एक्चुअल रेंट कम हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल रेंट कम होगा तो ज़्यादा कौन हो सकता है, फेयर रेंट टू ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे एक्चुअल रेंट क्यों कम हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे वैकेंट रहा। ठीक है, हो सकता है क्या हो कि वैकेंट रहा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, इफ़ ड्यू टू वैकेंसी, अगर वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम होता है, इफ़ ड्यू टू वैकेंसी, तो आपका एक्चुअल रेंट ही इज GAB हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्चुअल रेंट कम है फेयर रेंट टू से, तो उसका कारण क्या रहा, इफ ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंट के कारण आपका एक्चुअल रेंट कम था, तब फिर भी आपका GAB एक्चुअल रेंट ही हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका वैकेंट होना चाहिए, और वैकेंट यदि है तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, यदि 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी वैकेंट माना जाएगा, अनरियलाइज माना जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए, अब है एक अदर देन केस आएगा, ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, अदर केस। ठीक है, अदर केस में क्या हो जाएगा, जब ये इफ़ ड्यू टू वैकेंस नहीं रहता है या फिर एक्चुअल रेंट ज़्यादा नहीं रहता है, तो फेयर रेंट टू ही आपका GAB हो जाएगा, फेयर रेंट टू इज GAB हो जाएगा। ठीक है, लिखिए यहाँ पे फेयर रेंट टू, इसमें थोड़ा कंडीशन अब डाल दो, यहाँ पे लिखिए फेयर रेंट टू इज GAB हो जाएगा। लो यहाँ पे लिख दिए GAB। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़िया से लिखते हैं, मतलब GAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेयर रेंट टू। ठीक है, GAB इक्वल टू फेयर रेंट टू, लेकिन इसमें माइनस करेंगे हम लोग। क्या माइनस करेंगे, यदि लॉस होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा साइड लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है, ये पूरा मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है, आप इतनी कंडीशन में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा GAB फाइंड हो जाएगा, कहीं पे डॉट क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं बात को रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे पहला कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दोनों में जो ग्रेटर होगा फेयर रेंट 1 निकल के आएगा। फेयर रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट रहता है तो दोनों में लोअर कंपेयर करना है, तो निकल के आएगा फेयर रेंट 2। फेयर रेंट 2 और एक्चुअल रेंट, यदि एक्चुअल रेंट ज़्यादा रहता है फेयर रेंट 2 से, तो GAB हो जाएगा, एक्चुअल रेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दो GAB कौन हो जाएगा, तो लिखिए GAB इज एक्चुअल रेंट। ठीक है, GAB इज एक्चुअल रेंट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में है कि एक्चुअल रेंट कम होता है फेयर रेंट 2 से, तो इसका कारण क्या, इफ ड्यू टू वैकेंसी, अगर इफ ड्यू टू वैकेंसी रहता है और कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एक्चुअल रेंट ही इज वैकेंसी, GAB हो जाएगा। अदर देन केस में रहता है तो क्या हो जाएगा, GAB फेयर रेंट 2 ही हो जाएगा, और उसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी को माइनस कर देंगे। ये पूरा कंडीशन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, आपका बुक है, देखिए
देखिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल है ये, कह रहा मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 3 हाउस विच आर ऑल लेट आउट एंड आर नॉट कवर बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो स्टैंडर्ड रेट इसमें नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केस। क्या क्या कंडीशन है दिया हुआ सो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अमाउंट आप लिख लेंगे या फिर स्क्रीन शॉट कर लेंगे, अभी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 30,000 है, फेयर रेंट कितना है 36,000 है, एक्चुअल रेंट कितना है 32,000 है। चलिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ कि सबसे पहले स्टैंडर्ड रेंट इसमें है ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। सिंपल सा है इसमें कि यदि म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल सा है कि तीनों वैल्यू में जो हायर वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, जीए भी मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए म्यूनसिपल वैल्यू, अब देखो यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर कौन है, 30,000 और 36,000। हायर वैल्यू हो गया 36,000 हो गया, फेयर रेंट 1 आ गया, और फिर स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो एक्चुअल रेंट है, अब 32,000 है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कुछ आपको नहीं करना है। यदि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, लोअर वाला केस नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल सा काम करेंगे कि तीनों वैल्यू यानी म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, देखो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सबसे अच्छा कि यदि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो जीएवी क्या निकल के आएगा सो देखिए, म्यूनसिपल वैल्यू और दूसरा फेयर रेंट और तीसरा एक्चुअल रेंट, ये तीनों में जो है, ये तीनों में जो अधिक होगा, हायर, हायर लिखिए यानी ग्रेटर, ग्रेटर अमाउंट इज आर जीएवी। ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ही क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे तो बताइए 30,000 और 36,000 और 32,000 तीनों में अधिक कौन है, तो आप देख सकते हैं 36,000 है। तो आंसर भी देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1 और 2 विच एवर इज ग्रेटर, यानी 36,000 यहाँ पे देखिए आपका जीएवी निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें से अभी आप सेकेंड केस में भी अगर आप कंपेयर करेंगे 20,000 और 24,000 और 28,000, इसमें कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिक अमाउंट कौन सा है 28,000। ये आपका 28,000 क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ठीक है, थर्ड केस में देखेंगे 35,000, 32,000 और 30,000, सबसे अधिक वैल्यू कौन सा है 35,000। तो ये सिंपल हो गया, देखिए यहाँ पे 35,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू 35,000 हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते, थोड़ा ही सिंपल था, अलग टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट में है। अब यहाँ पे कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत है, अब इसमें हम लोग को देखने का चीज़ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, अब इसको स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। देखिए तीन यहाँ पे 4 केस है, फर्स्ट हाउस है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हाउस है। म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है 36,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। ठीक है, आइए फाइंड करिए इसको। देखिए एक मैं वैल्यू फाइंड करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप खुद वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू, फर्स्ट में देखिए म्यूनसिपल वैल्यू दिख रहा है ना सभी को, ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। देखिए म्यूनसिपल वैल्यू कितना है, दिक्कत है क्या, म्यूनसिपल वैल्यू, ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 30,000 है ना, म्यूनसिपल वैल्यू 30,000 है, और फेयर रेंट कितना है 36,000 है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे हायर वैल्यू को लिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हायर वैल्यू है 36,000, ये क्या निकल के आएगा फेयर रेंट 1। अब हम लोग कंपेयर करेंगे फेयर रेंट 1 और
स्टैंडर्ड रेंट। तो फेयर रेंट 1 कितना है 36,000 और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 30,000 है। ठीक है 30,000। दोनों में कंडीशन क्या है लोअर। ठीक है लोअर को बताया गया है। तो कौन सा आ जाएगा 36,000 और 30,000 यानी 30,000 हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा फेयर रेंट 2 निकल के आएगा। ठीक है अब ये क्वेश्चन देख लीजिए बाकी हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा फेयर रेंट 2। अब है नेक्स्ट कंडीशन फिर क्या बताया गया है फेयर रेंट 2 और एक्चुअल रेंट। फेयर रेंट 2 कितना है 30,000 और एक्चुअल रेंट कितना है देखिए यहाँ पे 40,000 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं मैंने जो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे बताया था अब देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताए थे क्या बताए थे यदि एक्चुअल रेंट फेयर रेंट 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो जीएबी इज एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट ही क्या हो जाएगा जीएबी हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल रेंट क्या है ज़्यादा है किससे फेयर रेंट 2 से। तो एक्चुअल रेंट अधिक है किससे फेयर रेंट 2 से। तो एक्चुअल रेंट इज जीएबी हो जाएगा कितना तो 40,000। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा जीएबी। ठीक है आप इसी कंडीशन को आप पूरा फुलफिल करिए सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगी। चलिए आइए देखिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आप दिख रहा है ना। चलिए ठीक है देखिए सेकेंड वाले केस में देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से अधिक कौन सा हो गया हायर वैल्यू कौन हो गया 28,000 हो गया। ठीक है फेयर रेंट 1 आ गया 28,000 और 35,000 यानी स्टैंडर्ड रेंट कितना है 35,000। अब दोनों में से लोअर कौन हो गया तो 28,000 हो गया। फेयर रेंट 2 आ गया। एक्चुअल रेंट देखिए ज़्यादा है फिर यहाँ पे एक्चुअल रेंट ज़्यादा था पर जेबी फिर कौन सा हो जाएगा 30,000 यहाँ पे जेबी हो जाएगा। ठीक है चलिए थर्ड केस में देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 35,000 है फेयर रेंट कितना है 30,000 है। दोनों में से हायर कौन हो गया 35,000 हो गया। फेयर रेंट 1 आ गया फिर है फेयर रेंट 1 कंपेयर करिए और 36,000 आप उसी फॉर्मेट में पूरा आप उसको कंप्यूट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फिर क्या है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर कौन हो गया 35,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 36,000 दोनों में से लोअर कौन हो जाएगा तो 35,000 और 36,000 में कंपेयर करेंगे तो 35,000 हो गया। और फिर एक्चुअल रेंट कितना है 32,000 है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या है कम है एक्चुअल रेंट क्या है कम है तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा 35,000 आपका यहाँ पे जे भी निकल के आ जाएगा। ठीक है देखिए यहाँ पे आंसर में देखिए यहाँ पे थर्ड वाले के आंसर में 35,000 जे भी हो गया। ठीक है नहीं दिख रहा है रुकिए 35,000 जे भी हो गया। ठीक है चलिए लास्ट केस देखिए 36,000 और 30,000 और 36,000 दोनों में से हायर कौन हो गया तो 36,000। स्टैंडर्ड रेंट 40,000 तो दोनों में से लोअर कौन हो गया 36,000। फिर यहाँ पे देखिए 32,000 एक्चुअल रेंट है तो ज़्यादा कौन हो गया फेयर रेंट 2 हो गया ज़्यादा 36,000। देखिए मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है वरना कन्फ्यूजन बनेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है देखिए देखिए क्या है केस 4 है। ठीक है पहला क्या है म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 30,000 है और फेयर रेंट 36,000 दोनों में से क्या बताया गया हायर 36,000 फेयर रेंट 1 और फिर क्या बताया गया फेयर रेंट 1
और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से क्या लोअर। ठीक है, तो फेयर रेंट 1 कितना आ गया 36,000 और स्टैंडर्ड रेंट देखिए यहाँ पे बताया गया 40,000 रुपया। लोअर कौन हो गया 36,000। ये क्या निकल के आएगा फेयर रेंट 2। ठीक है, चलिए फेयर रेंट 2। अब देखना है आपको फेयर रेंट 2 और एक्चुअल रेंट। तो फेयर रेंट 2 कितना है 36,000 और एक्चुअल रेंट कितना है 32,000। तो देखेंगे जो मैं कंडीशन बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअल रेंट ज़्यादा है फेयर रेंट 2 से, नहीं है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, इसमें नहीं हुआ। सेकेंड वाला कंडीशन कि एक्चुअल रेंट जे भी हो सकता है, अगर यदि कम रहता है तो एक्चुअल रेंट जे भी हो सकता है, लेकिन क्या इफ ड्यू टू वैकेंसी होना चाहिए। क्या यहाँ एक्चुअल रेंट कम है 36,000 से 32,000, लेकिन क्या वैकेंट है क्या, नहीं, तो ये वाला भी सेकेंड वाला भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बहुत आप इसको गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे 100% आपको समझ में आएगा। आप यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आपको डाउट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिए फिर। तो फिर से एक बार रिपीट करूँ, इसमें अप्लाइड नहीं हुआ, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है नहीं फेयर रेंट 2 से। सेकेंड वाला एक्चुअल रेंट यदि कम हुआ है फिर भी जे भी होता, एक्चुअल रेंट इज ये भी होता, लेकिन क्या वैकेंट है क्या, नहीं, वैकेंट नहीं, तो दूसरा वाला भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब अदर केस हो गया। इसी को कहते हैं अदर केस होना। ठीक है, देखो जीएबी फिर कौन हो जाएगा, तो फेयर रेंट 2 जीएबी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी होगा ना, वो माइनस करने को कहा जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो फेयर रेंट 2 आपका कौन हो जाएगा, फेयर रेंट 2 इज जीएबी, जो कि कितना है 36,000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जीएबी निकालने को। और मैं भी अदर केस बताता हूँ, अभी रुकिए। वन सेकेंड स्टूडेंट, चलिए ये हम लोग का एग्जाम्पल 2 हो गया। ठीक है, बुक देख सकते हैं, बुक्स कौन सा है, लो यह बुक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बुक, और यहाँ पे देखिए राइटर डॉक्टर H.C. मल्होत्रा। ठीक है, डॉक्टर S.P. गोयल है, साहित्य भवन पब्लिकेशन है। ठीक है, लो अब मेरा तो ये हट गया, ये अब यहाँ पे आ जाओ, चलिए तो आ गया, निकल गया। चलिए अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अभी मैं आप सभी को समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर सारा केस आपको लगता है कवर हो जाएगा, और जो अलग अलग का केस आएगा अभी थोड़ा और इसमें है स्टूडेंट, लगभग आपको है ना। अभी देखिए हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें भी अलग अलग तरह का केस हम लोग सॉल्व किए, लेकिन एक बहुत तरह का इसमें जेबी का है फाइंड करने को। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपके पास बुक है तो आप अपने बुक को सामने रखेंगे और देखिए इसमें लगभग यहाँ पे कितना केस है, 5 केस है, 5 केस बनाया गया। रुकिए, ये क्या हो जा रहा है, ठीक है, लॉक का कंडीशन नहीं दिया है स्टूडेंट्स, लॉक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट केस में, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 से 21 का है ये। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे एनुअल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू, जैसा कि आप जानते हैं जीएबी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना पड़ता है और अनरियलाइज माइनस करते हैं, तब हम लोग को निकल कर आता है नेट एनुअल वैल्यू। तो हम लोग को नेट एनुअल वैल्यू, तो छोड़िए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं जीएबी निकालना। जीएबी हम लोग अभी सीख रहे हैं निकालना। ठीक है, जब जीएबी सीख जाएंगे तब हम लोग नेट एनुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 1 में आइए, पहला आप लोग सीखिए नेट एनुअल वैल्यू फाइंड करना। चलिए हम एक एक केस करके बता ही देंगे कि आखिर कैसे नेट एनुअल वैल्यू आएगा। ठीक है,
तो पहला लेकिन आप जीएबी आप पहले जानिए निकालना। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। केस नंबर 1 में हाउस नंबर 1 है, फेयर रेंट 30,000 है, म्यूनसिपल वैल्यू 25,000 है। दोनों में से हायर वैल्यू कौन हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। और फिर देखिए रेंट रिसीव दे दिया है, थोड़ा पहले दे दिया है, तो इसको अभी रुकिए। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड रेंट है क्या? नहीं। लो अभी हमें जस्ट बताया है, रुकिए किस फॉर्मेट में बताया हूँ, लो इसी में बताया हूँ ना। किस में बताया? हाँ देखिए यहाँ पे बताए। ओ ये दिखता क्यों नहीं है? म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट। यदि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो तीनों में जो अधिक होगा वही क्या हो जाएगा? जीएबी। एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो लो फटाफट काम करनी है आपको। क्या यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड रेंट है क्या? नहीं है, जीरो है। तो तीनों में से अधिक कौन है बताइए? 30,000, 25,000, 28,800। कौन सा ज़्यादा है? 28,800। और लास्ट में क्या दिया हुआ? म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है। देखिए पेड यहाँ बेसिस है ना, हम बताए थे म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। फॉर्मेट आप देखिएगा, देखिए फॉर्मेट में क्या लिखे हैं यहाँ पे, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, और क्या लिखे हैं? पेड बेसिस, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेड बेसिस है। पेड फॉर प्रीवियस ईयर 2019 से 22 में किया गया, 2,500 म्यूनसिपल टैक्स पेड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जीएबी, तो खैर आगे का बात है, लेकिन सबसे पहले जीएबी तीनों में से अधिक कौन हो गया? 28,800 हो गया। तो सिंपल अगर आप हाउस नंबर 1 के देखो, यहाँ पे शॉर्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, हाउस नंबर ये 1 है, समझिए, ठीक है। तो जीएबी कितना आ जाएगा? जीएबी 28,800, 28,800। इसमें माइनस क्या कर देंगे? म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 2,500, इसको माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा एन ए भी। एन दिख रहा है ना, एन ए भी कितना आ जाएगा? 5, 3, 8 और 6, 7, 8, 26,300 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस का हो गया। चलो अब हम लोग थर्ड देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। फेयर रेंट कितना है? 25,000 है। म्यूनसिपल वैल्यू कितना है? 27,000। और रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है 30,000। फिर इसमें भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें भी हायर वैल्यू हो जाएगा। 25,000, 27,000 और 30,000। हायर वैल्यू कौन हो गया? 30,000। और देखिए यहाँ पे पेड फॉर 18, 19 और 19, 20 में 5,400 रुपये म्यूनसिपल टैक्स पेमेंट किया गया। 5,400 तो पेड बेसिस है। चाहे आप प्रीवियस ईयर का पेड अभी कर रहे हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का अभी पेमेंट कर रहे हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप पेड बेसिस पर है, जिस ईयर में आप पेड करोगे आपको उसी वर्ष में आपको डिडक्शन मिलेगी, माइनस करने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले जीएबी कौन हो जाएगा? 30,000। तो सेकेंड हाउस का देखिए यहाँ पे, सेकेंड हाउस यहाँ पे जीएबी कितना हो जाएगा? 30,000। और म्यूनसिपल टैक्स कितना हो जाएगा? 5,400। लो इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 9 में 5 तो 4 और 2, ये आपका आ जाएगा एन ए भी, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, 24,600। चलिए नेक्स्ट देखिए, केस नंबर 3। 28,000, 29,000, 27,000। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी हायर वैल्यू कौन हो जाएगा? 29,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना है? 5,800 है। इसमें भी वही काम करिए। थर्ड केस नंबर जीएबी कितना है? 29,000 ना, 29,000, और माइनस करिए म्यूनसिपल टैक्स कितना? 5,800। कितना आ जाएगा? 2 और 8, 5, 3, 8 और 2, ये आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू 23,200। चलिए फोर नंबर देखिए। 25,000 है फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू 30,000। और यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए एक चीज़,
फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको, फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसिप्ट दिया हुआ है और स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है। अब लो यहाँ पे अब आता है बात, ठीक है। तो इसमें से फिर ये भी कौन सा हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसका है कि जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो आप लोअर का कंडीशन आ जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखिए कि फेयर रेंट, आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्व करके यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए केस नंबर ये 4 का है कि फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू, पहला क्या होगा म्युनिसिपल वैल्यू, दिख रहा है ना, साफ क्यों नहीं है, दिख रहा है ना, चलो ठीक, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू तो 25,000 है लेकिन फेयर रेंट नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यू 25,000 है और फेयर रेंट नहीं है, 0 है, तो हायर वैल्यू को रखा गया है ना, तो 25,000 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फेयर रेंट 1 हो जाएगा। अब फेयर रेंट 1, फेयर रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, तो फेयर रेंट 1 कितना हो गया 25,000 और स्टैंडर्ड रेंट देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 24,000 है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 24,000। अब दोनों में से लोअर कौन हो गया तो 24,000, ठीक है 24,000, और ये क्या निकल के आया फेयर रेंट 2 निकल के आया, ठीक है। अब फिर अगला कंडीशन क्या है फेयर रेंट, फेयर रेंट, फेयर रेंट 2 और एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो फेयर रेंट 2 कितना आ गया 24,000, ठीक है, और एक्चुअल रेंट देखिए एक्चुअल रेंट कितना है 30,000 रुपया है। तो लो तो फर्स्ट कंडीशन में अप्लाइड हो गया ना, तो एक्चुअल रेंट हायर हो गया, यहाँ पे एक्चुअल रेंट हायर हो गया, तो एक्चुअल रेंट ही क्या हो जाएगा GAV हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 30,000, ठीक है। चलिए इसमें इसमें जो है म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस डायरेक्ट यही नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा। एक और लास्ट में केस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप इसको देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान आप रखना है वरना फिर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चलो मैं इसी में बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए फेयर रेंट इसमें भी नहीं दिया हुआ है, फेयर रेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 26,000 दिया हुआ है, ठीक है, और रेंट रिसीव्ड है 2,000 रुपया पर मंथ है। ध्यान रखिएगा आपके पास बुक होगा तो बढ़िया से आपको देखनी है, वहाँ पे 2,000 रुपया पर मंथ है और 27,000 रुपया 27,000 रुपया स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है ये तो 1,400 रुपया है, ये ध्यान रखना म्युनिसिपल टैक्स 1,400 रुपया है फॉर 6 मंथ का दिया हुआ है। इसका मतलब आपको म्युनिसिपल टैक्स अगर 1,400 रुपया 6 मंथ का है तो सभी को आपको 6 मंथ से ही कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे भी वही आपको लॉजिक लगाना है, 26,000 जो दिया हुआ है ना ये म्युनिसिपल वैल्यू, इसको आपको 6 महीना का करना है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगा देखिए यहाँ पे, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है एक्चुअली 26,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 26,000 दिया हुआ है, कितने साल का दिया हुआ है 1 साल का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको 6 महीना का काम करना है, यानी 1/2 हाफ कर दीजिए तो 13,000 हो जाएगा, 13 दूना 26 होता है, 13,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, और फेयर रेंट तो 0 है, ठीक है, तो हायर वैल्यू हो जाएगा, यानी फेयर रेंट 1 आ जाएगा और कितना 30,000 सॉरी 13,000 ये हो गया। अब अगला फिर कंपेयर करेंगे फेयर रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट, तो फेयर रेंट 1 कितना है 13,000 और स्टैंडर्ड रेंट देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ 27,000। चलिए
तो स्टैंडर्ड रेंट को भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 27,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है, 27,000 रुपया दिया हुआ है। 27,000 का 1/2 करिए, 1 सेकेंड स्टूडेंट। देखिए तो इसका हाफ यदि आप करेंगे 27,000 का तो कितना आ जाएगा, 13,500 आ जाएगा। ठीक है, 13,500। अब इसमें से दोनों का लोअर रखा जाएगा तो 13,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, फेयर रेंट 2 निकल के आएगा। और फिर अब आपको देखना है फेयर रेंट 2 और एक सेकेंड, फेयर रेंट 2 और एक्चुअल रेंट। तो फेयर रेंट 2 कितना आ गया, 13,000 और एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट कितना है 2,000 रुपया करके, और 6 महीना का कितना हो जाएगा, तो 12,000। ठीक है, वो यहाँ पे मैं साफ दिखाता हूँ कितना आ गया, 13,000 और 12,000। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वैल्यू कौन हो गया, हाई वैल्यू कौन हो गया, 13,000। तो 13,000 ही क्या हो जाएगा आपका, GAP हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें म्यूनसिपल टैक्स है क्या, देख लो। म्यूनसिपल टैक्स है कितना है म्यूनसिपल टैक्स, अब देखिए यहाँ पे 1,400 रुपया है स्टूडेंट्स। म्यूनसिपल टैक्स कितना है, 1,400 रुपया। तो अब 13,000 में आप अगला आप काम करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, 13,000 में 1,400 को माइनस कर देंगे तो ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। इसको बढ़िया से काम कर लेंगे, 6 और 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 11,600, ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।